नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह हम इस बार भी आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया के मध्य प्रदेश रीजनल चैप्टर के चेयरमैन श्री सुभाषिष बैनर्जी। साथ ही वे नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव के पद पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुषमा जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं मध्य प्रदेश रीजनल चैप्टर के, तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया ये क्या संस्था है और इसमें किस तरीके से काम किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया जो है एक व्यावसायिक संस्था है, प्रोफेशनल बॉडी है, जो टाउन प्लानर्स की एक राष्ट्रीय स्तर की बॉडी है, जो कि सन 1951 में फॉर्म हुई थी। आज़ादी के बाद देश में क्वालिफाइड टाउन प्लानर्स लगभग 10 से 12 लोग थे। उन लोगों ने मिलके एक संस्था बनाई और उसका नाम दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया। तब तो देश में टाउन प्लानिंग का कोई कॉलेज भी नहीं था, ये सारे लोग बाहर से पढ़ के आए थे और उन्होंने ये संस्था फॉर्म की थी। ये संस्था जो है ये टाउन प्लानिंग प्रोफेशन के संबंध में काम करती है। इसके प्रोफेशन के प्रचार प्रसार, इसकी बढ़ोतरी, इसमें सुधार, गुणात्मक सुधार और साथ साथ इससे संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करती है। तो जितने टाउन प्लानिंग की एजुकेशन देने वाले संस्था हैं वे सब इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया से एफिलिएटेड हैं। तो ये सर क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट, ये मतलब क्या किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है? एसोसिएशन है जो कि है टाउन प्लानिंग के प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक एसोसिएशन है। ओके। और जैसे सर आप मध्य प्रदेश रीजनल चैप्टर के चेयरमैन हैं, जब से आपने इसका पदभार संभाला होगा कुछ ना कुछ अच्छे ही काम किए होंगे, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या काम किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया ने ITPI का जो मध्य प्रदेश रीजनल चैप्टर है ये देश का एक प्रमुख एक्टिव चैप्टर है। यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहती है और यहाँ के सदस्य संस्था से जुड़कर लगातार प्रोफेशन के हित में कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। हमारा जो MP रीजनल चैप्टर है उसका गठन 1972 में हुआ था। तो मैंने जब कार्यभार संभाला तो ये गोल्डन जुबली वर्ष था। तो इसके साथ एक बड़ी बात ये हुई 50वें वर्ष में यानी गोल्डन जुबली ईयर में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स प्रत्येक वर्ष एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है, जो कि एक सारे टाउन प्लानर्स देश विदेश के इकट्ठे होते हैं, ऑनलाइन जुड़ते हैं, स्वयं आते हैं। तो ये जो एक बड़ी गतिविधि है इसको होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी हमको मिली इस साल। तो जो ये 70th नेशनल टाउन एंड कंट्री प्लानर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये भोपाल में हमने अप्रैल में होस्ट किया और इसमें देश विदेश के लगभग 500 से 600 टाउन प्लानर्स सम्मिलित हुए और ये 3 दिन की एक बहुत सफल कॉन्फ्रेंस जो है वो हम लोगों ने यहाँ आयोजित की। तो लेकिन जब भविष्य की हम बात करें तो भविष्य में ऐसा क्या आप लोगों ने सोचा है मिलकर कि उस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए मध्य प्रदेश में? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये माना जाता है कि जो अधिक अर्बनाइज्ड देश है वो अधिक विकसित है। तो एक थंब रूल जैसा बन गया है कि यदि अर्बनाइजेशन अधिक अर्बनाइज्ड यानी अधिक डेवलप्ड। ये काफ़ी हद तक हमारे देश के कंटेक्स्ट में भी ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात ये जो हमारे अधिक विकसित प्रदेश हैं ये ज़्यादा अर्बनाइज्ड हैं। इनमें अर्बनाइजेशन की दर लगभग 50% पहुंच चुकी है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 30% के आसपास है। तो नगरीकरण जो है वो विकास को भी प्रेरित करता है, ये एक स्थापित सत्य है। लेकिन इसके साथ ये भी बात ठीक है कि भारत जो कृषि प्रधान देश रहा है और लगभग 70% आबादी जो है वो गाँव में निवास करती है, उसके लिए ये प्रक्रिया थोड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या हमारी नंबर 2 पे हैं हम, और इतनी बड़ी जनसंख्या का नगरों में निवास करना उतना ही कठिन परिदृश्य है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो जो 70% आबादी जो गांव में रहती है उसका GDP में योगदान जो है वो 20% है जी। लेकिन ये बात भी सही है कि जो रोजगार है वो 42% रोजगार जो है वो हमारा कृषि से आता है जी। यानी GDP में हो सकता है कृषि का योगदान कम है, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा रोजगार जो है वो कृषि आधारित है।
या गांव में अवसर की कमी है इसलिए पलायन भी हो रहे हैं? सर, जैसे हम बात करें कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र दोनों की हम बात करें, तो शहरी क्षेत्र में तो अर्बनाइजेशन हो जाता है, एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे ग्राम तथा ग्राम निवेश की भी बात करें या दूसरे डिपार्टमेंट, उस तरीके से विकास होते रहता है। लेकिन जो गांव है, गांव में विकास उतना नहीं हो पाता है, उसके बारे में आपका क्या सोचना? आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है और उपयुक्त है, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे रिसोर्सेज का फ्लो है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में बड़ी आबादी निवास करती है। तो ये सरकार के लिए भी आसान होता है कि एक कॉम्पैक्ट एरिया में विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करें तो बहुत सारे लोगों को एक साथ लाभ मिल जाता है। नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी आबादी जो है वो स्कैटर्ड होती है, बहुत दूर दूर गांव होते हैं, तो उसमें सारी अधोसंरचना समय पे पहुंचाना उतना संभव नहीं हो पाता है। तो इसी अवधारणा पे, ये संतुलित विकास की अवधारणा पे एक मेट्रोपॉलिटन एरिया डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया है, जो कि हमारे अब संविधान की में उसका समावेश भी हो गया है। हमारे जितने बड़े शहर हैं उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया की तरह विकसित किया जाए, ताकि जो केवल मुख्य नगर नहीं, उसके आसपास के छोटे नगर, उसके आसपास और जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें भी संतुलित विकास हो। इसकी अवधारणा बड़े स्तर पर, रीजनल स्तर पर की जाए, और ये जो प्लानिंग है वो केवल शहरों तक सीमित ना रहे, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया तक उसका विस्तार हो। ये एक अवधारणा हमारे संविधान में दी गई है। हमारे प्रदेश में 2 मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ का गठन भी हो गया है, लेकिन अब उसमें आगे की कार्यवाही बाकी है। उसमें जैसे ही ये कार्यवाही बढ़ेगी तो इन 2 अर्बन एरियाज़ के आसपास के जो छोटे जो गांव है, कस्बे हैं और गांव हैं, उनका विकास भी, अच्छा, उनको भी उसी में शामिल कर लेंगे। फिर हम क्षेत्रीय स्तर की प्लानिंग करके और जो रिसोर्स हम उनसे लेंगे और उनको भी रिसोर्स एक्सचेंज करेंगे, ये फिर संभव हो सकता है। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो उसके तहत भी अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ज़्यादातर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, ग्वालियर और भोपाल के आसपास के एरियाज़ में इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप भी हुए हैं और बने भी है। लेकिन जब हमारा एक विभाग है MPSRDC, उसके तहत और भी कई इंडस्ट्रियल एरियाज़ चिन्हित तो हुए हैं, लेकिन वहाँ तक उतने इन्वेस्टर्स नहीं पहुँच पाए, उतने डेवलप नहीं हो पाए। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आप अधोसंरचना देना, मध्य प्रदेश में एक बड़ी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है उसके लिए एक बड़ा अच्छा पहलू ये है कि ये सेफ स्टेट, मध्य प्रदेश वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट माना जाता है। यहाँ पे निवेश के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। इसके अलावा हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले भी बोला, हमारे पास ज़मीन काफ़ी है जो हम ऑफर कर सकते हैं। हम इसको एक लुभावने दरों पे निवेशकों को देने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक पूरे क्लाइमेट की बात होती है। हमारे पास इंडस्ट्रियल क्लाइमेट हमको बनाने के लिए सिर्फ ज़मीन अधोसंरचना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए एक माहौल बनाने जैसी बात होती है, वो भी आवश्यक है। ये परिदृश्य पिछले कई वर्षों में बदला है। जब जैसे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने प्रयास किए, उसमें ये बात सही है कि बहुत सारे निवेशकों की रुचि अब मध्य प्रदेश में निवेश करने की भी हो रही है और बहुत सारा निवेश हुआ भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि हम जो अधिक डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में काफ़ी पिछड़े हैं जी। लेकिन जिस स्तर के प्रयास हो रहे हैं, और जैसा आपने बोला कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हम डेवलप कर रहे हैं और हम लुभावने दरों पर ज़मीनों को ऑफर भी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आने वाले 5-10 वर्षों में ये परिदृश्य बदलेगा और मध्य प्रदेश भी एक प्रमुख इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट होगा। ओके। सर, जैसे आप ग्राम तथा ग्राम निवेश के आप संयुक्त संचालक हैं, आपके पास नगरों के विकास का पूरा चिट्ठा आपके पास रहता है, आप उस तरीके से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो जो नगरों का विकास है वो किस तरीके से हो रहा है और आपका क्या सुझाव है कि किस तरीके से होना चाहिए? हम यदि हमारे नगरों को संभालेंगे, उनको सहेजेंगे, तो हमारे पूरे प्रदेश का विकास होगा। ये बात इसलिए सत्य है कि आप जो हमारे
विकसित राज्य हैं, यदि हम उनका मॉडल देखें तो आप देख लीजिए तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या गुजरात हो, यहाँ पे जो यहाँ की सरकारों ने अपने अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने नगर नियोजन को बहुत महत्व दिया, उन्होंने हमारे नगर जो हैं वो ठीक से विकसित हों, इस पे काफ़ी फोकस रखा। इसके कारण यहाँ पे विकास की जो दर है वो भी हमसे ऊंची है। ये जो सिद्धांत है, ये अब इस सिद्धांत पे मध्य प्रदेश सरकार भी काम करने लगी है और अभी अर्बन अमृत योजना के तहत लगभग 40 नगरों की विकास योजनाएं एक साथ पिछले 2 वर्षों में तैयार हुई हैं और वो बनके लगभग फाइनल हो गई हैं। और ये जो विकास योजनाएं तैयार हुई हैं, ये आधुनिक तकनीक जिसमें GIS मैपिंग और रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजेस का इंटीग्रेशन करके बनाई गई हैं। तो ये जो विकास योजनाएं बनी हैं, ये अधिक वैज्ञानिक आधार पे बनी हैं और ये अधिक रियलिस्टिक हैं। तो इनके लागू हो जाने के बाद हमारे प्रदेश में भी परिदृश्य अर्बन डेवलपमेंट का काफ़ी हद तक बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, अभी जैसे आपने बताया कि जब अभी नगरों का जो विकास हो रहा है, इसके लिए GIS और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल हो रहा है, तो जब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पटवारी जो मैनुअल यूज़ करते थे अपने नक्शों के लिए, तो उसमें और जो ऑनलाइन और GIS और इसकी बात है, उसमें कैसे सामंजस्य रहेगा? क्योंकि कई बार ऐसी दिक्कतें आती है कि पटवारी ने लिख दिया कि यहाँ आपकी लैंड है, लेकिन जब हम GIS का यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग का, तो वो पता चलता है कहीं और है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए क्या? आपने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन उठाया है। ये जो परेशानी है, ये हम लोग विभाग में निरंतर फेस करते हैं। जो मैनुअल मैपिंग सिस्टम है, उसका जो प्रोजेक्शन सिस्टम है वो अलग होता है और जो सैटेलाइट इमेज के माध्यम से मैपिंग की जाती है, उसका प्रोजेक्शन सिस्टम अलग होता है। जब हम इन दोनों मैप्स को मिलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो मिलान जो है वो 100% नहीं होता और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों प्रोजेक्शंस डिफरेंट हैं। तो ये इसके साथ ही अब तकनीक में भी एडवांसमेंट हो रहा है। अब जो हम लोग सैटेलाइट इमेज के माध्यम से जो मैपिंग करते हैं, उसका जियो करेक्शन करने के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। तो इसमें एक्यूरेसी का लेवल जो है वो काफ़ी हद तक हम नज़दीक पहुंच गए हैं, पर मैं फिर भी बोलूँगा कि ये 100% ठीक नहीं है। इसके लिए हमें लैंड रिफॉर्म्स का भी एक बड़ा काम करना पड़ेगा। हमारा जो पटवारी के मैप्स हैं, जो खसरा मानचित्र होते हैं, जो हमारे सारे विकास और अवधारणा का आधार वही होता है, खसरा ही होता है, वो भी हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बदलना पड़ेगा। उसको भी हमको सैटेलाइट इमेज के साथ सिंक हो सके, ये हमको देखना पड़ेगा। ये तब जब ये हो जाएगा तो ये दोनों चीज़ें 100% सुपर इम्पोज हो पाएंगी। तो सर, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे बहुत सी बातें करते हैं। तो सर, ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। जैसे हम भोपाल के विकास की ही बात कर रहे थे, तो हमारा जो भोपाल के विकास के मास्टर प्लान पर हम बात करें, तो जो अभी तक लंबित है, तो उसके लंबित होने से क्या भोपाल के जो विकास में है उसमें भी कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? इस बारे में आपका कहना बिल्कुल ठीक है। यदि प्लान समय पर नहीं आता है तो शहरों के विकास प्रभावित होते हैं। भोपाल की जो विकास योजना जो अभी प्रभावशील है, वो सन 1995 में बनी थी और इसके लिए जो लक्ष्य वर्ष था वो 2005 था। यानी हमारा 2005 के बाद से हमें एक विकास योजना को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता थी, जो कि विभिन्न कारणों से नहीं हो सकी। इसके कारण विकास डेफिनेटली प्रभावित हुआ है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये जो विकास योजना जो हमारी वर्ष 1995 में बनी थी, ये 25 लाख की आबादी के लिए बनी थी। लेकिन इसी बीच में प्रदेश का विभाजन हो जाने से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, तो एक बहुत बड़ी आबादी कर्मचारियों अधिकारियों की जो है वो पलायन कर गई छत्तीसगढ़ को। तो इसके कारण जो लक्ष्य जनसंख्या का था, जो 2005 में अनुमानित था, वो पूरा नहीं हुआ है और वो जनसंख्या अभी भी 2021 में भी वो जनसंख्या अचीव नहीं हुई है। उसके कारण जो जितनी आवश्यकता जनसंख्या को आवासीय उपयोग या अन्य प्रयोजन के लिए थी, उसके प्रावधान हैं विकास योजना में। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ
कि विकास योजना जितनी जल्दी प्रकाशित हो सके उतना अच्छा है, और नो प्लान, एनी प्लान इज़ बेटर देन नो प्लान। तो प्लान होना समय पे आवश्यक है। तो सर जैसे हम भोपाल के विकास की बात करें तो यहाँ जो विकास हो रहा है इसमें आपको क्या लगता है कि क्या चुनौतियाँ हैं हमारे इस भोपाल के विकास में? भोपाल एक बहुत ही ब्लेस्ड सिटी है जिसको बोलना चाहिए। भोपाल जो है वो शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर होगा जहाँ पे एक इतनी बड़ी एक तालाब जो है वो भोपाल के अंदर मौजूद है, जो कि एक रामसर साइट भी है। जी। भोपाल से लगे हुए बड़े जंगल जो हैं वो भोपाल से बिल्कुल लगे हैं, और यहाँ तक कि भोपाल की नगर निगम सीमा के अंदर भी जंगल का क्षेत्र है। जी। इसके अलावा यहाँ की एक प्रिस्टाइन लैंडस्केप है, यहाँ की टोपोग्राफी बड़ी यूनिक है। यहाँ पे पहाड़ और स्लोपिंग साइट्स और वैली और तालाबों से एक बहुत रोचक जो है लैंडस्केप यहाँ का भोपाल का बनता है। इसके साथ ये पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील भी है। जी। ऐसे में नगरीय विकास जो है यहाँ चुनौतीपूर्ण है, ये बात भी सही है, क्योंकि जब हम मैपिंग करते हैं और संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित करते हैं तो एक बड़ा भाग जो है, स्पेशली जो हम यदि इंदौर मार्ग से लेके कोलार मार्ग तक का क्षेत्र देखें तो ये पर्यावरणीय रूप से बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे तालाब है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, इकोलॉजिकली बड़ा फ्रेजाइल और सेंसिटिवली हैंडल करने वाला क्षेत्र है। ये भोपाल के विकास को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाता है कि हमारे पास ये जो हमारी एसेट्स हैं, पर हमको उसकी जो भी विकास हो वो इनको टेक केयर करते हुए हो, ये आवश्यक है और डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। राइट। तो लेकिन इसके साथ दूसरी बात है कि भोपाल का एक यूनिक डेवलपमेंट जो है, जो भोपाल की विशेषता है, वो ये यहाँ शहर के अंदर बहुत शहर हैं, जी। सब सिटीज़ जिनको बोलते हैं। आप देखिएगा BHEL एक अपने आप में एक अलग क्षेत्र है, या उसको एक अलग उपनगर कह सकते हैं। TT नगर का विकास एक अलग रूप में हुआ है, TT नगर को हम एक अलग उपनगर, पुराना शहर जो है वो एक अलग उपनगर है, बैरागढ़ जो है वो एक अलग उपनगर है, अभी जो कोलार मार्ग में जो विकास हुआ है वो एक अलग उपनगर के रूप में हुआ है। तो हमारे शहर के अंदर बहुत शहर हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी हैं। हम इसके कारण हमारा जो काफ़ी हद तक कम्यूट जो है वो हमारा एक उपनगर के अंदर ही होता है, तो हमें ट्रैफिक के इतने चैलेंजेस नहीं हैं। पर इसके साथ ये भी है कि अब ये महानगर हो गया है, अब इसमें बड़ी चुनौतियां हैं। हमको मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमारी बसेस या सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो है उसका विकास करना पड़ेगा। हमें बहुत जगह फ्लाईओवर्स और रेलवे ओवर ब्रिजेस का निर्माण करना पड़ेगा, ताकि और हमें अपने जो प्रस्तावित क्षेत्र हैं वहाँ समुचित चौड़ाई के मार्गों की को सुरक्षित रखना भी आवश्यक होगा। अच्छा, इसी के साथ जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी के तहत जो विकास हो रहा है और जो दूसरा विकास हो रहा है उसमें क्या हम कहें कि सेम तरीके से विकास हो रहा है या स्मार्ट सिटी अलग तरीके से विकास कर रहा है? स्मार्ट सिटी का जो क्षेत्र है वो हमारा साउथ TT नगर भोपाल का एक पुराना जो शासकीय आवासों का क्षेत्र है वो चिन्हित किया गया। वो जो क्षेत्र था वो उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम थी और वो शहर के मध्य का क्षेत्र था। तो ये पिछले 20 साल 30 साल पहले ये माना गया कि ये जो इतना कम घनत्व का क्षेत्र जो है बीच शहर में होना, ये शहर के लिए लाभकारी नहीं है, उसका हमें रीडेंसिफिकेशन करना आवश्यक है। तो ये नीति पहले ही बन गई थी। इसी बीच ये स्मार्ट सिटी का एक अवसर हमको स्टेट गवर्नमेंट्स को प्राप्त हुआ, भोपाल को प्राप्त हुआ। तो ऐसे में उपयुक्त समझा गया कि ये जो कम डेंसिटी वाला क्षेत्र है, इसकी हम डेंसिटी को स्मार्ट सिटी से जो हमको संसाधन मिल रहे हैं उसका उपयोग करके हम इसकी डेंसिटी को बढ़ा सके। उसी अवधारणा से स्मार्ट सिटी की प्लानिंग हुई है और स्मार्ट सिटी का जो है वो एक छोटा अभी अंग जो है वो विकसित हुआ है। इसकी ये रिसोर्स मोबिलाइज करेगा, इससे और नगर के विकास में इसका विस्तार हो सकेगा, ये इसकी अवधारणा है। जी, और सर हम बात करेंगे भोपाल तालाब की, जो हमारे भोपाल की एक विरासत है। उसके लिए आपका विभाग और जो नगरीय प्रशासन कहेंगे, हम भोपाल नगर निगम की बात करें, उनके बीच क्या संतुलन है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि हमारे तालाब के आसपास लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, सीवेज उसमें डायरेक्ट जाने लगता है और फिर कई सारी ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे तालाब को हम उस तरीके से संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो होना चाहिए। तो उसमें आपका विभाग किस तरीके से
काम कर रहा है? भोपाल का जो तालाब का जो क्षेत्रफल है वो केवल 32 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसका जो कैचमेंट एरिया है वो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है। जो ये कैचमेंट क्षेत्र है वो भोपाल जिला छोड़ के सीहोर जिले तक जाता है। जी। तो हमको एक्चुअली ये 32 वर्ग किलोमीटर को बचाने के लिए हमको पूरे 300 वर्ग किलोमीटर की जो है वो उसमें संरक्षण के लिए हमको इफ़र्ट्स करने होंगे। सरकार ने इस दिशा में काम भी किया है। सबसे पहला इफ़र्ट तो ये हुआ है कि पहले सीहोर का प्लानिंग एरिया और भोपाल का प्लानिंग एरिया अलग अलग थे और इसके बीच में बहुत सारा एरिया कैचमेंट का, भोपाल के कैचमेंट का एरिया आता था। इसमें कोई रेगुलेशन नहीं था। तो पहला प्रयास तो ये हुआ कि पूरे भोपाल का संपूर्ण कैचमेंट क्षेत्र या तो वो भोपाल निवेश क्षेत्र के अंतर्गत है या वो सीहोर के निवेश क्षेत्र के अंतर्गत है। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि इसको निवेश क्षेत्र के अंतर्गत करके कंट्रोल एरिया इसमें बना दिए गए हैं। इससे कोई विकास जो है वो हम नियोजित रूप से कर सकेंगे, ये सुनिश्चित होता है। जी। दूसरा, जहाँ तक प्रबंधन की बात है तो काफ़ी प्रयास इसमें लगातार हुए हैं और किए जा रहे हैं कि इसमें सीवरेज का पानी जो है एक गार्लेंड ड्रेन बनी है, जो पुराने शहर का पूरा सीवरेज जो है वो अब उसमें नहीं जाता है गार्लेंड ड्रेन के कारण। तो हमें इस क्षेत्र में संतुलित विकास की ओर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, और इसमें भोपाल नगर निगम के साथ आपका क्या सामंजस्य रहता है? किस तरीके से उसका सपोर्ट मिलता है? इसमें जो तालाब का प्रबंधन में सबसे बड़ा अहम भूमिका जो है वो भोपाल नगर निगम की है, क्योंकि अर्बनाइज्ड एरिया जहाँ से प्रेशर है तालाब में प्रदूषण का या अन्य चुनौतियाँ हैं, उसको हैंडल नगर निगम को ही करना है। तो नगर निगम का सतत प्रयास रहता है कि वो वहाँ पे कोई किसी प्रकार के तालाब के निकट निर्माण ना हो, तालाब के जल ग्रहण क्षेत्र में इस प्रकार का निर्माण ना हो जो कि तालाब में विपरीत प्रभाव डाले। वहाँ पे सीवरेज का जो है वो तालाब में सीधे छोड़ा ना जाए, उसको ट्रीट करके ही वो तालाब तक पहुँचे। तो ये सब प्रयास नगर निगम लगातार करता रहता है। ये चुनौती बड़ी है, उस पर दबाव भी उतना ही बड़ा है। तो कभी कभी ये ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी एक उदाहरण स्वरूप बनती है जो कि तालाब को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, लेकिन ये फिर भी बाई एंड लार्ज हमारा तालाब जो है वो काफ़ी हद तक सुरक्षित एवं संरक्षित है। जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ मेट्रो का, तो मेट्रो तो अभी बन रही है, 2023 तक उसका जो डेडलाइन दिया कि हमें उसकी सौगात मिल जाएगी। तो इसी बीच अगर हम बात करें कि BRTS भी इसी तरीके से मिली थी सौगात कि बहुत अच्छे से चलेगी, लेकिन BRTS बंद होगी, तो क्या मेट्रो का भी क्या ऐसा कुछ हश्र होगा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा बिल्कुल संभावित नहीं है। मेट्रो रेल जो है वो अभी जो भोपाल में काम हो रहा है वो फर्स्ट फेज़ में हो रहा है, और फर्स्ट फेज़ एक छोटा सा फेज़ है जो कि एम्स से शुरू होता है और ये सुभाष नगर के पास जाके वो ख़त्म होता है, जहाँ पे वो एक मेट्रो का डिपो भी बनने वाला है। जी। इससे एम्स से जो बाकी शहरों की कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन मेट्रो का सिस्टम कारगर शहर में तभी होगा जब वो संपूर्ण प्रणाली जो है वो विकसित हो जाए। जब पुराना शहर, नया शहर, इसके उपनगर जितने हैं जो मैंने आपको अभी जिक्र किया, वो सारे उपनगर आपस में जुड़ जाएंगे तो मेट्रो का असली स्वरूप आएगा। ये बात भी सही है कि यदि हम मेट्रो का समय पे विस्तार नहीं करेंगे तो मेट्रो की सफलता संदिग्ध रहेगी, क्योंकि मेट्रो एक छोटे सेगमेंट में चल के सफल नहीं हो सकता है। तो मेट्रो का समय पे विस्तार होना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन जो ओवरऑल प्लानिंग मेट्रो की है वो जिस दिन पूरी डेवलप हो जाएगी, भोपाल के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात रहेगी, और भोपाल के मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इस बनने से भोपाल के विकास की संभावनाओं में वृद्धि होगी। ऐसा कहते हैं कि मेट्रो के लिए जो राइडरशिप है वो शायद अभी भोपाल में पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि ये इसके सारे फेज बनते बनते हमें शायद कुछ वर्ष और लगें, तब तक हमारे शहर की आबादी भी बढ़ेगी और हमारे शहर की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी। उससे ये मेट्रो के सक्सेसफुल होने के पूरी संभावना। तो सर, आपने बहुत सी बातें बताई कि प्रदेश का विकास किस तरीके से हो रहा है, अर्बनाइजेशन किस सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, और साथ ही भोपाल के विकास के बारे में भी आपने बहुत सी बातें बताई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू सो मच।
मुझे बुलाने और मुझे आपसे अपने बातचीत करने का अवसर दिया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।